बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, एक टर्म है देजा वू, जिसका मतलब होता है कि जब इंसान के सामने कोई चीज़ हो रही होती है तो उसको महसूस होता है ऐसा पहले भी शायद कभी हुआ है, और आज ऐसा लग रहा है कि देजा वू है। बार बार सेनेट का इजलास, उसका वक्त तब्दील किया जा रहा है, कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील किया जा रहा है, वफाकी काबीना के इजलास का वक्त तब्दील किया जा रहा है। फिर ऐसा लग रहा है कि एक बार पहले भी शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि नंबर पूरे हैं। अता तारड़ ने शायद एक दफ़ा पहले भी कहा था कि नंबर पूरे हैं। तो आज फिर वही मौल है, और जो 8 सितंबर को हुआ था, आज क्या 39 या 40 दिन बाद फिर वही नतीजा निकलेगा, ये बड़ा अहम है। आईनी तरमीम का मामला तकरीबन 40 से 50 दिन हो गए हैं, ये डिस्कस हो रहा है। जो चीज़ असम्बली के अंदर डिस्कस होनी चाहिए थी वो बंद कमरों के अंदर डिस्कस हो रही है। कौन किसके मुसव्वदे पर है ये फाइनल नहीं हो पा रहा। अब इस तमाम तर सूरत हाल में अवामी नुमाइंदे अवाम को क्या कायल कर पाएंगे जब ये इलेक्शन के अंदर जाएंगे, तो ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद जब वापस आते हैं बाहर, तो वो कहते हैं कि कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कुछ मौलाना ने जैसे कहा था हम उस पर मिनॉन अमल कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि अब मौलाना इसको पेश करें, क्योंकि हम पूरा ही मुसव्वदा मान गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब यह सोचना होगा कि क्या वो एक अमली अच्छा किरदार अदा करेगी या नहीं। ये उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि इमरान खान से मुलाकात करेंगे, तो उसके बाद फिर वो अपना कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। तो आज मुलाकात भी हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी भी क्या है, अभी एक और मुलाकात करके और फिर हम देखेंगे कि इस पर क्या करना है। और मौलाना से मुलाकात करने के लिए वो चले गए। मौलाना फजल रहमान की कुछ देर बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात होगी। सेनेट का वक्त, जैसे मैंने आपको बताया, तब्दील हो चुका है। मामला गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इस वक्त क्या कर रहा है। क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद मुसव्वदा था जिसमें उनको एक दफ़ा नाकामी हुई थी, और दूसरी दफ़ा फिर उनको नाकामी होगी और उनको मौलाना का मुसव्वदा मानना पड़ा। तो अगर वो अपना मुसव्वदा नहीं मनवा पाए और फिर अपोजिशन का मुसव्वदा मान रहे हैं, तो हासिल क्या कर रहे हैं वो। नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजमुल साकिब साहब, हुकूमत कह रही है कि हम तो भाई मौलाना जो कह रहे हैं हम मुकम्मल उसको मान रहे हैं अब, और बिलावल साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह दिया, और बिलावल साहब भी पेश हैं, सारे नंबर वही लेना चाहते हैं कि यहाँ पर आईनी तरमीम जो इस वक्त होने जा रही है 26वीं आईनी तरमीम। तो अगर अपना मुसव्वदा नहीं मनवा पा रहे, तो दूसरे मुसव्वदे में ऐसा क्या क्या हासिल होगा उनको। सबसे पहले तो इस डेजा वू की बात करते हैं, ज़ौक़ जिसका आपने जिक्र किया है, इसी को हम कहते हैं कि तारीख़ दोहराती है। लगता है ये सारा कुछ पहले हुआ है, तो ये भी तो लगता है ना कि अवाम को पहले भी कभी नहीं बताया गया था कि क्या हो रहा है, अभी भी नहीं बताया जा रहा। अब तो बिल्कुल आंखों में बिल्कुल जूतों समेत घुस के बताया जा रहा है कि जी आप किसी काबिल नहीं हैं, आपको क्यों बताएं कि ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस डेजा वू की बात करने के बाद बात करते हैं खुशखबरी की। आप कहेंगे कि इन हालात में भी कोई खुशखबरी है, मेरे पास होती हैं। ये खुशखबरी है मेरे पाकिस्तान के, हम सब के प्यारे पाकिस्तान के सब अवाम के लिए, और वो ये है कि आप बिल्कुल, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर ये तरामीम पास हो जाती हैं फिर भी आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये तरामीम पास नहीं होती फिर भी आपकी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी, महंगाई वैसे ही बढ़ती रहेगी, बिजली के बिल में कोई कमी नहीं आएगी, किसी किस्म के मकान के किराए में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लिहाजा आप शांत रहें, आप बिल्कुल तसल्ली तशफ़ी के साथ रहें, अपने अपने घरों में अपने अपने काम काजों पे जाएं, क्योंकि ये सारा कुछ जो भी खखेड़ इस वक्त पैदा हुई भी है ना, इसका आपसे इतना थोड़ा सा ज़र्रा बराबर भी लेना देना नहीं है। तो ये खुशखबरी सुनाने के बाद अब आपको एक खबर देते हैं जी। खबर ये है कि इतने दिनों से हम सब लोग इस पे टेवे लगा रहे थे ना, अंदाजे लगा रहे थे कि क्या वजह है, क्यों यानी ये हुकूमत को अचानक इतनी जल्दी किस चीज़ की है, ये बिलावल साहब क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं कि ये तरामीम करेंगे। फिर हमें ख्याल आया, हमने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में बात की कि यार ये जो 25 अक्टूबर है ना, ये बड़ा मसला है यार। ये जो चीफ साहब हमारे जा रहे हैं ना, चीफ जस्टिस साहब, इसका बड़ा मसला है। समझ नहीं आ रही थी, तो आज बिल्ली जो है वो थैले से निकलती है।
ये खबर है। थैले से बिल्ली निकलती है और वो बिल्ली निकालते कौन है? ख्वाजा आसिफ साहब निकालते हैं, जो कि वजीर दिफा है। वो क्या कहते हैं? वो खुल के बताते हैं साफ अल्फाज में, शुस्ता उर्दू में, कि क्या वजह है कि हम ये तरामीम लेके आ रहे हैं। उसमें वो कहते हैं कि ये जो आपकी अदलिया है वो अपनी हदूद क्रॉस कर रही थी, क्रॉस की उसने, और हम ये चाहते हैं, उन्होंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया ओमनिपोटेंट का, कि ये जो है, यानी यूँ समझ, वैसे तो ओमनिपोटेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अल्लाह की ज़ात के लिए, क्योंकि सारे जो हैं वो हिसाब किताब उसके हैं, सारी ताकत उसके पास है। वो मेरे ख्याल है सुप्रेमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, और हम देखेंगे कि किस तरीके से, तो खुल के सामने वजह आ गई ना, और उसके बाद अचानक सारे का सारा मंजर जो है वो आपके सामने खुल के साफ साफ पेश आ गया कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है और वो हुकूमत को अच्छा नहीं लगता। उसमें पीटीआई को दे दी जाती है मखसूस नशिस्तें, और साथ ही एक जो दुमछल्ला लगा दिया जाता है कि पीटीआई हकीकत में एक सियासी जमात है। ये दोनों बातें, और उसके बाद ये कि एक और, यानी यही हमारे ख्वाजा साहब थे जिन्होंने, आपको याद होगा कि सिस्टम के डिरेल होने की बात की थी। उसके पीछे क्या खौफ था? उसमें भी अदलिया है कि अगर कल को कोई फोरेंसिक ऑडिट हो जाती है, ये 8 फरवरी के इलेक्शन जो हैं इसके नताइज में 4-5 हल्के खुल जाते हैं, तो हल्के खुलेंगे तो पोल खुलेगा, पोल खुलेगा तो हमारी तो बस बात ख़त्म हो गई। लिहाजा ये जो बिल्ली निकली है थैले से, इसने हमें बताया कि असल वजह, कम से कम हमें इस वक्त मुसव्विदे का नहीं पता, बाबा हमें क्या, किसी को भी नहीं पता। और अजीब बात यह है कि इस मुसव्विदे पे बातें हो रही हैं कि जी ये मुसव्विदा, और फिर हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब के घर में सारे जा रहे हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि मौलाना साहब भी अपने जलाओ में कुछ लोगों को लेके कुछ लोगों से मिल रहे हैं। ये सारा कुछ क्या है हमें नहीं पता, ये उनको भी नहीं पता जो ये कर रहे हैं, क्योंकि आप बयानात देख लीजिए, किसी एक शख्स का बयान अगर मजबूत हो, सुबह के वक्त नंबर पूरे हैं, दोपहर को अगर हो गए तो हो जाएगा, ना हुए तो फिर ये, और शाम को एकदम से पूरे हो जाएंगे। अगर नंबर पूरे हैं तो ये सेनेट से क्यों शुरू किया आपने? और अगर नंबर पूरे हैं तो सेनेट का इजलास कर क्यों नहीं लेते? और अगर इस मुसव्वदे पे इत्तेफाक हो गया है तो इसको पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? इस वक्त ये आखिरी बात, ये जो मुसव्विदा आखिर में जो पता लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से दरख्वास्त की गई है बिलावल साहब ने कि वो पेश फरमाएं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सेमी कोलन फुल स्टॉप कॉमा सारा कुछ ठीक कर लिया है। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि यही वाला पेश होगा सेनेट में, और जो अप्रूव होगा वो भी यही होगा? यहां पे दो बातें फटाफट करता चलूं। ये जो अख्तर मैंगल साहब ने कहा है ना कि उनको तो पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और वो उनका एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट उनकी ये कि अगर इस तरामीम में जन्नत की तरफ जाने का रास्ता भी है ना तो हम नहीं मानते, ये है, यानी अगर कंसेंसस की बात कर रहे हैं। और आखिर में सिर्फ ये कोट करूंगा फारूक सत्तार साहब को, तो मुझे एक और बिल्ली थैले से निकलती हुई नजर आई। उन्होंने फरमाया कि किसी ने पूछा रिपोर्टर ने कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, तो फारूक सत्तार साहब ने फरमाया कि अगर ये ऊंट करवट पे नहीं बैठेगा तो ये ऊंट खैमा फाड़ के बाहर आ जाएगा। इधर से मुझे एक और बिल्ली नजर आई जिसका भी थोड़ी देर बाद अगर आपने दोबारा पूछा तो उस पर मैं बिल्कुल दोबारा आऊंगा। आपने एक जो खुशखबरी सुनाई थी मैं दोबारा उस पर आऊंगा कि फ़र्क तो पड़ता है, आवाम को मैं बताऊंगा किस तरह पड़ता है। लेकिन राव साहब, अगर नहीं तैयारी पूरी तो फिर इजलास बुलाने की जल्दी क्यों? अभी तो हैं कुछ दिन। लगता है कोई डेडलाइन है जिससे पहले तरामीम कराना ज़रूरी है, और हम बार बार उसका बता चुके हैं। 25 अक्टूबर मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने 8-10 साल आगे चीफ जस्टिस रहना है, और घबराहट तारी है जिसकी वजह से। अब असल मसला ये है कि आप, वो एक मिसल मशहूर है, अब उसका सही नज़र भी आ रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो 9 फरवरी का जो फार्म 47 वाला झूठ है, उसको छुपाने के लिए झूठ दर झूठ आप चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को देख लें, पार्लियामेंट को देख लें, मजाक बनाया हुआ पार्लियामेंट का अपना। तो आपने कहा कौमी असम्बली का इजलास का टाइम तब्दील हो गया, सेनेट के इजलास का टाइम तब्दील हो गया, तो ये टाइम तो तब्दील होते रहते हैं।
अवाम का टाइम कब तब्दील होगा? तो राव साहब आईनी अदालत असल मसला नहीं था, असल मसला चीफ जस्टिस की तैनाती आपको लगता है? जी एग्जैक्टली हम कल भी यही बात की थी, हम पहले भी यही बात कर रहे हैं। सारे जहान को पता है अगर वो मासूम बन जाते हैं तो वो अपनी जगह पे, वो क्या शेर है गालिब का, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो वो अपनी तरफ से तो पर्दादारी कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ बिल्कुल सामने बाहर आ रही है। लेकिन बात यह है कि क्या इन आईनी तरमीम ये नहीं थी जब, क्या मुल्क का निज़ाम नहीं चल रहा था, रियासत का निज़ाम नहीं चल रहा था, इदारे काम नहीं कर रहे थे? इनके आने से उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? एक तो ये हुकूमत को तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन रियासत को, इस निज़ाम को, अवाम को और ओवरऑल पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा उससे अगर ये तरामीम आ जाती हैं? हमें तो कोई समय, अभी तक तो समझ नहीं आ रही उसकी। जितनी बेचैनी बेताबी नज़र आ रही है, ख़ासतौर पे आज बिलावल साहब को मैं सुन रहा था, कल भी धमकी दी उन्होंने जलसे में, आज फिर वो धमकी दे के गए हैं। मौलाना साहब को उन्होंने आखिरी पेशकश की है, ये उनको एजाज़ बख्शने की कोशिश की है कि जी कौमा फुल स्टॉप अपनी मर्ज़ी का लगा के आप जो है आप ख़ुद ये पेश करें। तो उसमें जो ब्रैकेट्स का जिक्र ही नहीं है, विद इन ब्रैकेट्स जो होगा उसका क्या करेंगे अगर वहाँ पे पेश हो जाता है? एक दफ़ा वो शामिल हो गए अगर, तो उसके बाद तो फिर वो वोट दें ना दें तो वो उनके पीछे वो टीम बांध देंगे कि जी मौलाना साहब की मर्ज़ी से हुआ है, मौलाना साहब शामिल थे, मौलाना साहब का हमने ड्राफ्ट माना और उन्हीं के खाते सारा कुछ डाल के वो ये कर गुजरेंगे। अब मसला उसमें बुनियादी तौर पे यही है कि वो धमकी जो लगा के गया PTI को, उसमें आपको सारा उसका जिस्ट नज़र आता है कि तरामीम का मकसद क्या है। वो कहते हैं जी सब राज़ी हो गए हैं, मौलाना साहब को भी हमने कर लिया है सारा। अगर PTI नहीं आती, वो अगर सोशल मीडिया वॉरियर के तौर पे ही रहती है, पार्टी नहीं बनती, सियासत नहीं करती, तो कल पास होने के बाद ये फिर इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा और वो रोने धोने के खुद जिम्मेदार होंगे। ये किधर से आती है बात? इस तरमीम में PTI का रोना धोना किस तरह से आता है? दैट मीन्स कि आप PTI के लिए कर रहे हैं तरमीम, उनके रोने धोने का इंतज़ाम आप कर रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा बिलावल साहब, कल को जब वकला सड़कों पर निकलेंगे, अवाम सड़कों पर निकलेंगे, तो फिर आपका रोना धोना कौन सुनेगा? उस वक्त आपका सुनने वाला कोई नहीं होगा। जो सबसे बुनियादी बात जो है वो नज़र आ रहा है उनको, इक़्तिदार हुकूमत के हाथ से निकल रहा है और बार बार वो ख्वाजा आसिफ हों, राना सनाउल्लाह हों, खुर्रम दस्तगीर साहब तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बता चुके हैं सारा खुल के कि अगर इमरान खान बाहर रहेगा तो हम अंदर होंगे। तो ये सबसे बड़ा ख़तरा है, ये सबसे बड़ा खदशा है जिसकी वजह से ये सारा करें। दूसरी बात, पाकिस्तान में हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे बेशुमार प्रोग्राम किए, सियासी अदम इस्तेहकाम दीमक की तरह चाट रहा है इस मुल्क को, वो ख़त्म नहीं हो रहा। वो बेहतर होने की सूरत होती है हुकूमत अपने तौर पे कोई ना कोई इकदाम ऐसा कर लेती है। मुझे बता दें इस हुकूमत के दौर में कोई एक दिन सुकून का गुजरा हो? इस्लामाबाद वालों के लिए ख़ास तौर पे, पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है, कहीं कंटेनर लग रहे हैं, कभी किसी को धमकी लगा के शरारत शुरू कर देते हैं, कभी सिर्फ SCO का एक दिन था मेरा ख्याल है जो बेहतर था, लेकिन उसमें भी आपको अपने दफ्तर पहुंचने के लिए एक अजाब से गुजरना पड़ता था। तो कोई दिन उन्होंने सुकून का रहने नहीं दिया। कोई ना कोई फड्डा चीज़ को गड़बड़ शुरू रखते हैं, चाहे PTI के खिलाफ हो, चाहे किसी LI के खिलाफ हो। अख्तर बेंगल साहब का बयान आपने सुन लिया। तो इस सूरत हाल में आप तरमीम करके पाकिस्तान को कितनी तरक्की दिला देंगे, पाकिस्तान को कितनी खुशहाली मिल जाएगी, सियासी अदम इस्तेहकाम और बढ़ेगा और मामला ज़्यादा ख़राब होंगे। ठीक है, असाकिब बशीर साहब, नंबर पूरे हैं? मौलाना मान जाते हैं, नहीं मान जाते? वो कहते हैं हमारे पास नंबर पूरे हैं, हुकूमत कह रही है नहीं भी मानते तो नंबर पूरे, लेकिन हम चाहते हैं कि वसी तर कौमी मफाद में सबको साथ लेकर चले। नंबर पूरे तो फिर वो जो बात करते हैं वो वही है कि जो लोटा क्रेसी है, जो फ्लोर क्रॉसिंग है, जो डरा धमका के लोगों को कायल करना या लेकर जाना, या कुछ गायब हैं मैनेज, या मौलाना ने परसों जो है वो ये कहा था कि हमारे सेनेटर्स को उठाया गया है, और अख्तर मैंगल साहब जो है ये यही बात कर रहे हैं। तो नंबर फिर इस तरह नंबर पूरे करके अगर उन्होंने आइनी तरमीम की तो वो आइनी तरमीम कहाँ एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि 18वीं तरमीम, या अगर आप बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो एक मुत्तफ़िका आइन है, वो एक ऐसी एक किताब है जिसके नीचे जो है वो पूरा सिस्टम चल रहा है, हर कोई उसको मानता है।
उसके बाद ये 18वीं तरमीम जो हुई थी उसकी बहुत ज़्यादा मिसाल दी गई कि वो मुत्तफ़िका इसलिए हुई कि एक वसी तर मुशावरत का सिलसिला हुआ, 9 माह तक उस पर मुशावरत होती रही और जो रज़ा रुबानी साहब थे बड़े एक्टिव थे, उसमें चेयर कर रहे थे उस जो कमेटी थी उसकी, तो उसमें मुशावरत के बाद 18वीं तरमीम हुई, आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया और उसकी तरफ उस पर कोई जो है वो तनकीद भी नहीं की गई। तो मुशावरत हो रही है, 40 दिन हो गए, 40 दिन हो गए मुशावरत हो रही है। जी मुशावरत हो रही है और हालत ये है कि कल पर एक मुसवदा आता है परसों, इससे पहले भी 2-3 मुसवदे आए। परसों एक मुसवदा आया था कि जी ये गवर्नमेंट का शायद जो है वो मुसवदा है, बिलावल साहब ने अपना दिया था और मौलाना ने अपना। कल एक मखसूस जो कमेटी है, खुसूसी कमेटी है, उस कमेटी के बाद एक मुसवदा जो है वो आया, वो आज दिन भर मैंने उसको बड़ा जो है वो पढ़ा, तो आज शाम को पता चला कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो कुछ आपका मुसवदा है वही हम जो है वो मंजूर कर लेते हैं। ये हालत है मुशावरत की। मुशावरत जो आइन है ना हमारा, जो लिखा हुआ है, उसका एक एक लफ्ज़ जो है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और जो फुल स्टॉप है, कामा है या उसमें कोई भी तब्दीली है, एक लफ्ज़ की भी तब्दीली होगी तो उस पर बड़ी मुशावरत चाहिए होती है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा मतलब मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पर यह सारा जुडिशरी के हवाले से हो रहा है, तो इसलिए उस पर तो मुशावरत चाहिए। तो अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे तकरीबन 1.5 घंटा पहले बिलावल साहब ने कहा जी वही मान लेते हैं। मतलब वही मान लेते हैं क्या मतलब होता है? कल जो आपने खुसूसी कमेटी ने जो मंजूर किया वो क्या था? मतलब वो मान लेते हैं तो वो क्या था? मुशावरत जो है वो किसी और मुशावरे पे होती रही और जो मंजूर किया वो और है और मान बिलावल साहब का लेते हैं। तो इसलिए ये जो जल्दी है ना, तेजी है, जो 40 दिन आपने गिनवाए, 40 दिन में मुसवदे सामने नहीं आए, बातें चल रही थी, ये भी कर लेते हैं और इस तरह भी कर लेते हैं और इस तरह भी कर लेते हैं। एक बात बिलावल साहब ने की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और कल जो सिंध में उनका जलसा था, उनको ये इस चीज़ का भी अंदाज़ा है। उन्होंने कहा कि हम चाहें तो आज ही ये मंजूर करवा लें, लेकिन हम कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं क्योंकि आइन है। और उन्होंने कहा कि अगर कंसेंसस डेवलप ना हुआ, हमने मंजूर करवा ली, तो वो जो है वो जीत भी शिकस्त होगी हमारी। तो इसलिए उनको अंदाजा है इसका और इसके असरात बड़े गहरे हैं। अगर मौलाना माइनस होंगे, मौलाना, पीटीआई और खास तौर पे वकील कह रहे हैं हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बाहर निकलेंगे, हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानते। तो ये 3 महाज खुल गए तो हुकूमत के लिए ये संभालना आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात हो जाएंगी, लेकिन ऑपोजिशन का किरदार इसमें क्या होगा? जी नजमुल साहब, एक फिक्रा इसमें बोलना चाहूँगा। ये अभी साकिब बशीर साहब ने कंसेंसस डेवलपमेंट की बात की कि जी जो हुकूमत की तरफ से आ रहा है, देर इसलिए हो रही है कि कंसेंसस डेवलप करना है, हालांकि नंबर पूरे हैं। इस सिलसिले में सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि कुछ अरसे बाद जब नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया गया था और हर MNA से कहा गया था कि वो इस्लामाबाद में रहे, जबकि कुछ पता भी नहीं था हमें कि उसमें क्या लिखा हुआ मुसव्वदे में, उस वक्त कंसेंसस की कोई बात क्यों नहीं थी? ये नंबर गेम पूरी नहीं हुई तो कंसेंसस की बात क्यों आई है? ये हम आपकी सारे देखने वालों पे छोड़ते हैं कि ये कंसेंसस का जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है इसमें कितनी जान है। ये हम देखने वालों के लिए भी छोड़ते हैं और राव साहब छोड़ते हैं, आपके साथ ही बैठे हुए। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इसी पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब ये आईनी तरमीम का जो मामला था जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे, इसमें अपोजिशन का किरदार भी बड़ा अहम है। आज जो मुलाकात हुई है 5 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान से जिनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए है कि इन दिनों के अंदर एक्सरसाइज भी नहीं करने दी गई, अखबार भी नहीं दिया गया, TV भी नहीं देखने दिया गया। और उन्होंने कहा कि मौलाना की बड़ी तारीफ़ उन्होंने की है कि मौलाना फजल रहमान जो किरदार अदा कर रहे हैं वो बड़ा अहम किरदार है। और फिर सेनेटर फैसल वाडा साहब कहते हैं कि बानी PTI के लिए कोई रिलीफ नहीं देख रहा। अब कुछ ज़राए से ख़बरें चल रही हैं कि जेल ज़राए कह रहे हैं कि बड़ी सरजनिश की गई है इमरान खान की जानिब से। जो 5 मेंबरान वहाँ पर थे, उन्होंने कहा किस किस्म का एहतजाज तुमने किया है कि जिससे कुछ हासिल नहीं कर सके और कोई हिकमत अमली नहीं है, मैं जो तुम लोगों को कहता हूँ वो तुम लोग करते नहीं हो। तो इस किस्म की सरजनिश की गई है, ये जेल ज़राए बता रहे हैं। राव खालिद साहब, एक तो जो नजमुल साकिब साहब ने अहम मामला उठाया कि अगर उस वक्त हो जाता आज से 40 दिन पहले ये मुसव्वदा मंजूर,
तो कंसेंसस की बात उस टाइम क्यों नहीं की गई थी? ये तो जमहूरियत है। बिल्कुल सही है। कंसेंसस के बारे में मैं वही हम ब्रेक पे डिस्कस कर रहे थे। मैं जो एक नॉर्मली लोग सियाने लोग कहते हैं, कंसेंसस का मतलब ये है कि एक बंदे के पास वीटो का राइट होता है कि 4 बंदे राजी हो गए, 5वां कहता नहीं है, तो वो कंसेंसस खत्म हो गया वहाँ पे। तो कंसेंसस नहीं, जो हम यही बात कर रहे थे कि ये जो एग्री करना एक ब्रॉडर आउटलाइन के ऊपर या वैसे एक बुनियादी इत्तफाक़ राय होना इज़ समथिंग जो आप कह लें कि जिससे आप आगे चलते हैं, आप उसके ऊपर फिर बाकी चीज़ें बिल्ड करते हैं। तो इत्तफाक़ राय हो जाना और है, कंसेंसस तो 100% हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये कंसेंसस वाली बात तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर इनके पास नंबर पूरे होते तो ये कब का कर चुके होते, वो तो मसला ही नहीं है। तो ये आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ का किरदार आप कैसे देख रहे हैं राव साहब? पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आप किरदार आप कैसे देख रहे हैं? वो उन्होंने पहले ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें मुलाकात करने दें, हम मान जाते हैं, पर अब नहीं मान रहे। जी बिल्कुल, वो तो उनके मानने का को तुक समझ नहीं आती, क्योंकि उनका तो कुछ इसमें है ही नहीं लेना देना। अभी तक उनका कोई मौलाना साहब के ड्राफ्ट के साथ वो एग्री करे, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ पेश ही नहीं किया। वो तो उसी ड्राफ्ट पे जा रहे हैं क्योंकि मौलाना साहब डटे हुए हैं उन चीज़ों के ऊपर, और बहुत सी चीज़ें जो आप बज़ाहिर गवर्नमेंट ने कंसीड की हैं और पीछे हटे हैं, जिसमें आर्टिकल 8 की तरमीम है, जिसमें 199 की तरमीम है, 184(3) की है, आइनी अदालत का जो मसला है बिलावल साहब ने जिसको ज़िंदगी मौत का मसला बनाया हुआ था, वो पीछे हटे हैं उसके ऊपर। तो उस पर वो मौलाना साहब के साथ खड़े हैं, यकीनन खड़े हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब वो वोट करने जाएंगे तो जब तक उनको अपने लीडर की आशीर्वाद हासिल नहीं होगी, उनकी तरफ से जब तक हिदायत नहीं होगी, तो वो अपने लोगों को ये कहेंगे भी, जो लीडरशिप इस वक्त एग्जिस्ट करती है, ये कहेंगे भी तो वो नहीं मानेंगे उसकी बात। वो मानेंगे इमरान खान साहब जब कहेंगे तब वो बात मानेंगे। तो ऑब्वियसली उनके कंसेंसस से होगा, उनकी राय से होगा, उनके हुक्म पे होगा। तो उनसे मुलाकात का बुनियादी मकसद यही था कि उनको आगाह किया जाए और सारी डेवलपमेंट बताई जाए। तो अभी तक जो पीटीआई की तरफ से आ रही है वो तो यही है, इमरान खान साहब कहते हैं ठीक है, प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, आप मौलाना साहब के साथ मिलकर मज़ीद इसको बेहतर करने की कोशिश करें। पॉजिटिव, उन्होंने पॉजिटिव कहा है उसको, जो उनका रिएक्शन था आईनी तरामीम के हवाले से। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उन माइल हैं वो, लेकिन किस हद तक माइल हैं वो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है। उन्होंने कहा जी 4 बंदों को और मिलना है, मंडे को हम दोबारा मुलाकात करेंगे। इमरान खान साहब 4 और बंदों से मिलना चाहते हैं, शिबली फराज साहब हैं, मलिक अहमद बचर हैं जो पंजाब के हैं उनके, तो इस तरह करके उन्होंने कहा। तो इसका मतलब है अभी जो गवर्नमेंट की डेडलाइन है वो 25 अक्टूबर से पहले की है, तो ज़ाहिर 25 अक्टूबर 2-3 दिन पहले उनको करना है ताकि उसको इम्प्लीमेंट भी तो करें ना। 25 अक्टूबर से पहले वो अपना जो कारहाय नुमाया सर अंजाम देना चाहते हैं वो दे सके। तो पीटीआई मेरा ख्याल है इसमें नहीं जाएगी, मेरा ख्याल है मौलाना भी नहीं जाएंगे। अगर बिलावल ने बात की है, लेकिन अगर आप एक चीज़ जहन में रखें, पिछले जितने दिनों बिलावल गए हैं मिलने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, भले कराची में हो यहाँ पे हो, मौलाना साहब साथ खुद आके उनके करते थे। आज वो नहीं आए। आज उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब थे और उनके जो असलम गौरी साहब हैं तर्जुमान जो हैं वो साथ थे, और वो भी उन्होंने जब कामरान मुर्तज़ा को कहा आप बात करें तो उन्होंने कहा नहीं आप तर्जुमान हैं, आप बात करें। उन्होंने ज़िद की कि आप बताएं, तो उन्होंने बात की, उन्होंने किसी हद तक बिलावल को इंडोर्स किया। लेकिन मैं समझता हूँ मौलाना साहब का वहाँ बाहर ना आना ये गमाजी करता है कि वो अभी तक बिल्कुल भी इस पर राज़ी नहीं है, भले उनको पेशकश जो भी कर दी गई है। तो उधर से अख्तर बेंगल साहब हैं, तो नंबर गेम तो पूरी नहीं है, नंबर गेम। बल्कि जो अभी जोहराना भी हुआ है उसके बारे में भी कहा जा रहा है, जोहराने पे शायद लोग पूरे नहीं थे, चीफ प्राइम मिनिस्टर खुद भी नहीं थे, फिर वेट किया, फिर वो हाई टी हो गई, तो करते कराते वो जो भी हुआ है दावा किया जा रहा है कि पूरे है, लेकिन ज़्यादातर सीधा गजट यही है कि लोग उस तरह से पूरे नहीं थे वहाँ पे, जो उनके अब मुस्लिम लीग नून के अपने लोग भी हैं। तो अब तो चंद घंटे की बात है, अगर आज पेश करनी है तो वो सब कुछ सामने आ जाएगा। जहाँ तक नंबर वो ये धमकी लगाते हैं ना ब्रूट मेजॉरिटी की, उसमें मुझे एक पीटीवी का ब्लैक एंड वाइट ज़माने का स्किट याद आ गया। करेक्टर होता था, वो धमकी लगाता था इसी तरह किसी को भी, जानता नहीं मैं कौन हाँ, तो आगे से अगर बंदा डर जाता था तो ठीक था, अगर नहीं डरता था ना तो कहता था हाँ तो कौन है, तो वो कहता था मैं बीमार हाँ मेरा ख्याल करो। तो ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से ना, धमकी लगाते हैं, फिर जब अगला कहता है जा भाई कर ले अगर है तो वो कहते हैं नहीं हम तो कंसेंसस चाहते हैं। तो ये चल रहा है सिलसिला। जी नजमुल साकिब साहब, एक आपने कहा था कि आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, खुशखबरी थी। इस आवाम को कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि महंगाई बहुत हो गई है तो आओ धरना दे दो, ये आईनी तरमीम नहीं मंजूर तो आओ धरना दे दो, तो आ जाते हैं। अपने मसाइल के लिए ये आवाम कभी भी नहीं निकली।
तो अगर आज भी कोई कह देता है कि वो आ जाओ, इस कंसेंसस नहीं हो रहा तो आओ धरना दे दो, तो ये लोग आ जाएंगे, तो फ़र्क तो पड़ता है लोगों को। देखिए, शुक्र करें अल्लाह ताला की ज़ात का कि जो आप कह रहे हैं ना कि अवाम अभी तक नहीं निकली। जिस दिन अवाम निकल आई ना सड़कों पे, अवाम का मतलब ये नहीं है ये जो 200 रुपये 2-2 हज़ार रुपये दे के आप बंदे बुलाते हैं, या किसी डिप्टी कमिश्नर से कहते हैं कि जी बंदे इतने इकट्ठे होने चाहिए, या MPS की ड्यूटीज़ लग जाती हैं जी इतने बंदे अपने ट्रकों में और अपने जो आपकी व्हीकल्स हैं उनमें लेके आएँ। ये अवाम नहीं, जो असल अवाम है ना वो बग़ैर लीडर के फिर निकलती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे पाकिस्तान में अभी वो वक्त नहीं आया। उस वक्त से डरना चाहिए उन तमाम लोगों को जो कि इस प्लास्टिक को, इस इलास्टिक को इतना ना कीजिए कि ये टूट जाए, क्योंकि वो मेरे मुल्क के लिए, किसी के लिए भी वो सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। देखिए, आपने डेजावू की बात की तो मेरा दिमाग उसी वक्त से चल रहा है। मैडम नूरजहां का एक गाना इसको, इस लफ्ज़ को, इस फ्रेंच लफ्ज़ को इस्तेमाल, वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है। और वही हालत, सूरत हाल इस वक्त तमाम MNAs और तमाम सेनेटर्स की है कि ले आई फिर कहाँ से कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। अब कितनी दफ़ा होगा, लेकिन मैंने एक अच्छी बात नोट की। आपको पता ना, मैं अच्छी बातें नोट करके आपको आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। अच्छी बात मैंने इस सारी खेड़ में एक नोट की, और वो ये है कि वो जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला रौला था ना, कि पता लगता था जी कि ये 50 करोड़ 30 करोड़ 20 करोड़, अभी तक एज वी स्पीक मेरे सामने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि कोई MNA या कोई सेनेटर वो बिक गया है। तो कोई MNA या कोई सेनेटर जो कि अपोजिशन से था, उसने कहा है हाँ जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं वोट दूंगा। और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इंदिया मिला है जिसमें पता लगे कि हमने 2-3 वोट। देखिए, मौलाना साहब को मिला के भी तो कुछ वोट चाहिए ना आपको, वो कहां से आएंगे? और ये वही हैं, ये वही लोग हैं जो खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं बिकना। अच्छा, क्योंकि ख्वाजा साहब कहते हैं ये सारे लोग अपने घरों में बैठे हैं, मान लिया सारे घरों में बैठे हैं, उसके बावजूद भी पहले कीमत लगती थी, लोग अपनी कीमत लगाते थे, नेगोशिएशन होती थी, बात को बढ़ाया जाता था और फिर एक जगह पे डन की आवाज़ आती थी और उसके बाद वो मामला तय पा जाता था। तो ये जो ट्रेंड है, ये ठीक है कि PTI के सारे लोग जो हैं उनको पता है कि अगर उनमें से कोई भी बिका या किसी ने भी किया तो अगली दफ़ा जो ये बैंगन या आलू या इस किस्म के निशानात पे ये जीते हैं जिनके नाम भी नहीं लोगों को पता, अगली दफ़ा कोई चांस नहीं है। ये ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड मेरे जमहूरियत के लिए, मेरे मुल्क के लिए, हम सब के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये बताइएगा, आपको क्या लगता है आज हो जाएगी? आज क्योंकि हुकूमत बज़द है, आज हो जाए। मियां साहब ने बाहर चेकअप के लिए जाना है, 20 दिन हो गए हैं, वो वेट कर रहे हैं, वो उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है, तो आज हो जाएगी या PTI के लिए में इस सिलसिले में देखिए, कोई नजूमी भी इस वक्त हो ना, कोई नॉस्ट्राडामस भी आ जाए, वो भी नहीं बता सकता। सिर्फ एक इसमें यानी इशारा करूंगा कि आप TV स्क्रीन पे देखते हैं ना मुख्तलिफ लोग आते हुए, जिस दिन इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा ना आके कि नंबर पूरे हो गए हैं और अब ये हो जाएगा, उस दिन मान लीजिएगा कि हो रहा है। और आज जब मैंने उनको सुना और उनकी सारी बातें मैंने देखी तो मुझे लगा कि अभी भी वो हैं, नंबर पूरे हो जाएंगे तो हो जाएगी, वरना फिर नहीं होगी। वो एक निहायत संजीदा एलिमेंट है PMLN में, उनको देखिएगा। और जहां तक मेरी असेसमेंट है, मुझे ये तो नहीं पता ये तरामीम पूरी होंगी कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि इस तरीके से, देखिए तरामीम पहले भी हुई थी, जनरल ज़िया के ज़माने में हुई, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुई, PPP के ज़माने में हुई, और उसमें भी हमने देखा कि किसी 41 रोज़ में कोई बात जो है वो तय हो रही है। और हालांकि नॉन पार्टी यानी वो लोग थे, लेकिन उन्होंने बहस की। इधर तो आप मौका ही नहीं किसी को दे रहे। अभी तक तो जो हुकूमत के लोग हैं उनमें से कोई एक दावे से ये नहीं कह सकता कि ये वो मुसव्विदा है जो पेश होगा। इस सूरत हाल में कोई प्रोफेसी करना, कोई पेशन गोई करना कि हो जाएगी, मैं नहीं कर रहा। ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये तरीका ठीक नहीं है। और ये तरीका यानी अगर इस तरह से ना हो, लेकिन क्या किया जाए कि कुछ लोगों को ये शुबा है कि ये जो होमवर्क दिया गया है, ये जो टास्क दिया गया है खासतौर पे PPP को, ये अगर नहीं होता तो शायद चल चलाओ वाला माहौल होगा। मेरे कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि हर 2 सूरतों में चल चलाओ होगा। अब चूंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं, लिहाजा इसके बारे में तरद्दुद भी बहुत है और भागदौड़ भी बहुत है, लेकिन अल्लाह करे कि कोई नतीजा ऐसा निकले।
एंड में क्या होगा अगर ये हो गए आपकी अदलिया, और मैं इस वक्त की आखिरी बात, देखिए ये आप अदलिया को जो फतह कर रहे हैं ना, ये जो अदलिया को फतह कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक याद दहानी कराना चाहता हूं कि ये अदलिया हिंदुस्तान की, इजराइल की या आपके किसी दुश्मन की नहीं है। ये अदलिया आपकी अपनी है। अपने ही इदारे को आपने अगर अपनी तहवील में ले लिया और सारे इख्तियारात ले लिए, इनको ना चलने दिया, और वो जो बात उन्होंने की है जी कि 18 बंदे जो हैं ये, यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि वो वोट लेके नहीं आते, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने टनों के हिसाब से किताबें पढ़ी हुई हैं। और एक आखिरी बात एक और याद आ गई जी, जब वो ये कहते हैं कि सुप्रीम है आपकी पार्लियामेंट, बिल्कुल सुप्रीम है पार्लियामेंट, लेकिन सिर्फ मुकन्नना होने की हद तक। जब कानून और आइन की तशरीह की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है। जब आपके इंतजामिया लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा तो आपके एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो सुप्रीम है। तो ये यानी जमहूरियत को इस तरह से तोड़ मोड़ के पेश ना किया जाए तो अच्छा है। साकिब बशीर साहब, एक ये बात के जो दावे हुकूमत कर रही है कि हम ऑपोजिशन के बगैर भी इसको पास करा लेते हैं, तो ऑपोजिशन को लगता है कि इसमें हकीकत है, तो फिर हम साथ मिल ही जाते हैं, लेकिन चले अपनी भी मनवा के मिल जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हुकूमत जो है वो पास करवा लेती है अपोजिशन के बगैर, तो पिछले जो सेगमेंट था उसमें बात मैंने की थी कि उनको पता है कि इसके असरात क्या होंगे, बड़ा बहरान जन्म ले लेगा। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जो अपोजिशन को पता है कि हमारे बगैर भी पास कर लें तो हम भी उसमें शामिल हो जाए, नहीं, वो इसलिए भी शामिल नहीं हो रहे कि ये स्टेप ना लग जाए कि वो भी इस मामले में शामिल थे। क्योंकि जो हुकूमत जो करने जा रही है इस पे आप देखें कि अख्तर महंगल साहब के ट्वीट्स आप 3 दिन पहले के देख लें, आज वो बैरून मुल्क से वापस आए हैं, आज उन्होंने गुफ्तगू की है, उनके जो सेनेटर्स के साथ क्या हो रहा है, मौलाना के साथ जो उनकी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट भी किया। और वहाँ पे एक सीनियर जो है वो हुकूमती रहनुमा भी बैठे हुए थे, जब उनको उन्होंने बताया कि ये मेरे जो है बंदे वापस करें, उसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा हमने तो नहीं किया। तो फिर जब उन्होंने थोड़ा सा जोर डाला तो फिर उन्होंने सर पकड़ लिया कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को आप मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आप, अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आईनी तरमीम है ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगी। अब वो चैलेंज होगी, उसमें होगा क्या, इसमें हम नहीं चाहते कि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुलिया ही तब्दील हो चुका होगा, तो उसमें जजेस किस तरह रिएक्ट करेंगे, पुरानी सुप्रीम कोर्ट नई, क्या मामलात होंगे, उस पर तो नहीं जाते। लेकिन 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कि आपने धौंस धांधली से ये नहीं किया, आपकी जो है वो बदनीति नहीं थी। जिस तरह नजमो साकिब साहब ने बताया कि 14-15 सितंबर को जब ये रात के अंधेरे में, वो मौलाना साहब ने कहा था कि रात के अंधेरे में काले लिफाफे में जो ड्राफ्ट आया था उसको तो हम मुस्तरद कर चुके हैं, तो वो जो ड्राफ्ट था उस पर कहीं कोई बात ही नहीं हुई थी, कोई मुशावरत ही नहीं हुई थी। तो 14-15 सितंबर को गवर्नमेंट जो है वो इसी तरह, जिस तरह आज ये इजलास हर घंटे 2 घंटे बाद आगे जा रहा है, वो मंजूर कराना चाह रहे थे, तो उससे हुकूमती बदनीति सामने आई थी। और अब दूसरा काम अगर उन्होंने वो किया कि जो है वो लोगों को पकड़ दकड़ के और जोर जबरदस्ती ये वोट डलवा के और उसके बाद आईनी तरमीम की, तो मुल्क में एक नया बहरान जन्म लेगा और उसको जो है वो कवर करना आसान नहीं होगा। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये बताइएगा, एक चीज मुझे बताइएगा, इतनी मुलाकातें आपने भी जिक्र कर लिया, इतनी मुलाकातें हमने देख ली, हमें ये समझ नहीं आता, रात को 2 बजे भी हम देखते हैं, खबर आती है कि जी वजीर आजम साहब मुलाकात करने जा रहे हैं मौलाना से, फिर एक दिन खबर आती है बिलावल साहब रात को 2 बजे मुलाकात करने जा रहे हैं। आज भी खबर आई है कि अभी मुलाकात होगी मौलाना से सदर साहब से, और सदर साहब की वजीर आजम साहब से कुछ देर पहले मुलाकात होगी है। कोई मुलाकात बाकी रह गई है आज की? मुलाकातें बहुत हुई हैं। मैं आपको 4 दिन पीछे लेके जाऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारा इत्तेफाक हो गया। लाहौर में मुलाकात हुई, वहां पे बातचीत हुई, पता चला जी इत्तेफाक राय तो नहीं हुआ। तो ये जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, इस प्लानिंग की वजह से जो मेरा ख्याल में जो ट्रस्ट लेवल है वो भी डेवलप उस तरह नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट एक तरफ से मौलाना को एंगेज कर रही है सुबह से शाम और रात तक। पीटीआई ने अपने ग्रीवेंस उनके सामने रखे कि हमारे बंदों के साथ क्या हो रहा है, अख्तर महंगल अपने बंदों के लेके आए। तो ये जो ट्रस्ट लेवल है उसमें भी इश्यूज हैं। मौलाना के यकीनी तौर पर इस पर कुछ तहफुजात भी हैं, जिस तरह वो आगे नहीं बढ़ रहे, और उसमें उनका पॉइंट वही है कि आप पीटीआई या अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलें, और ताकि ये इज्तिमाई तौर पर हमारा सबका इत्तेफाक
इत्तेफाक राय हो और उसके बाद ये कानून साजी हो, क्योंकि मौलाना को भी इस चीज का तो अंदाजा है ना कि अगर इस तरह हमने कर लिया सारा तो ये मामला चलने वाला नहीं है, ये कहीं ना कहीं फिर जाकर रुक जाएगा और पूरे सिस्टम को ही कहीं जो है वो नुकसान ना हो जाए। इसलिए वो चीजें भी मद्देनजर उनके मद्देनजर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से ये कल जो मुसवदा सामने आया है उसमें बड़े सीरियस नेचर के सवालात हैं। अच्छा, राइट। मुझे राव खालिद साहब, जस्ट अगर मैं 30 सेकंड में आपसे ये जानना चाहूं कि क्या बिलावल साहब के लिए अब ये फेस सेविंग है, क्योंकि पीएमएलएन ने पहले कोशिश की, वो नाकाम हुए, अब बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर क्या जवाब देंगे आवाम में आकर, या किसी भी हल्के के अंदर जाकर के भाई कोशिश की थी नहीं कामयाब हुआ, तो फेस सेविंग के लिए वो कह रहे हैं कोई भी मुसवदा पास हो जाए, बस पास हो जाए। यही लग रहा है फिलहाल तो। और वो ब्रूट मेजॉरिटी की बात भी साथ कर रहे हैं, तो ब्रूट मेजॉरिटी कैसे होगी? कोई या तो फिर ये है कि आप उसकी जो काउंटिंग है उस पर धांधली करेंगे, क्योंकि वो डिवीजन के साथ होती है। मेंबरान उठ के अपने राइट और लेफ्ट में गैलरीज में चले जाते हैं और उनकी गिनती वहाँ पे होती है, ओपन उसमें हाउस में नहीं होती। लेकिन उनको वो टोकन इशू होता है, बाकायदा एक नंबर इशू होता है, वोटिंग नंबर, तो वो फिर उसमें आप धांधली करके वो फार्म 47 यहाँ पे भी लगाएंगे, फिर यही हो सकता है। अदरवाइज नंबर्स पूरे इस वक्त तक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नंबर पूरे नहीं है, देखना ये है कि क्या आज ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं। एक और अहम मामला जिस पर हमें बात करनी है, एक ब्रेक विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस दौर का सबसे बड़ा मसला वो माहौलियाती जो इस वक्त तब्दीलियां हैं उसका है, और इसका नुकसान पाकिस्तान एक सैलाब की सूरत में बर्दाश्त कर चुका है। हमारे सामने इसकी तबाहकारियां हैं और आए दिन हम ये ख़बरें सुनते हैं कि कभी किसी जगह जंगल में आग लगी होती है और कहीं समुद्री तूफ़ान होता है और कहीं बारिशें ज़्यादा हुई होती हैं, और हर साल में हर वक्त कहीं ना कहीं इसके नुकसानात हम देखते हैं। तो इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस है एनवायरनमेंट पे, COP29 के नाम से, जिसका अज़रबैजान के अंदर इनकाद हो रहा है। इसके क्या अहदाफ होंगे और किस तरह, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, तो पाकिस्तान भी उसमें अपनी नुमाइंदगी कर रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद होंगे। तो किस तरीके से इस आलमी मसले से निपटा जा सकता है, किस तरीके से इसमें इसकी शिद्दत में कमी लाई जा सकती है, इस पर बात करेंगे। नजम साकिब साहब, एक तो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा और दूसरा बताइएगा कि क्या अहदाफ हासिल हो सकते हैं इससे। देखिए, ये NCQG और NDCs की बात है। ये दो एजेंडा आइटम हैं जो कि इस COP29 में सबसे पहले, बाकी बातें तो होती रहेंगी, लॉस एंड डैमेज फंड पे भी बात होगी, वो फॉसल फ्यूल से जो ट्रांजिशन हमने सुनी थी COP28 में, उस पर भी बात होगी कि रिन्यूएबल्स पे कैसे आएँ। ये लंबी टेक्निकल डिबेट है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ यानी जो पाकिस्तान के हवाले से जो बात आपने पूछी है ना, उसी पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। देखिए, पाकिस्तान ने ये जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की बात है ना, ये जो NDCs की बात है, उसमें ज़रा थोड़ा सा एम्बिशियस दे दिया है एजेंडा। उन्होंने कहा है जी कि 2030 तक पता नहीं हम 60% तक रिन्यूएबल का ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। तो इस सिलसिले में मैंने बात की, हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं और क्लाइमेट चेंज पे जो 2-3 एक्सपर्ट पाकिस्तान में है ना, उनमें वो टॉप पे आती हैं। उनका नाम है आयशा खान। तो आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैंने कहा जी आज हमने ज़ेरे बहस में ये बात करनी है, तो ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि सैलाब आते हैं तो हमें समझ नहीं आती, पिछले सैलाब का हिसाब अभी ले ही रहे होते हैं तो दूसरे आ जाते हैं, स्मोक के अलहदा मसले हैं, और हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो 60% रिन्यूएबल का हदफ है ना, ये बड़ा आपने एम्बिशियस दे दिया है, इसको ज़रा कम करें। और दूसरी बात उन्होंने ये मुझे बताई जो कि दिल को लगती है कि आप सिर्फ क्लाइमेट चेंज के फंड पे भरोसा ना करें, कोई मुतबादल रास्ता भी आप इख्तियार करें, ताकि अगर इस COP29 में भी बात नहीं बनती या अगली COPs में भी नहीं बनती, तो आपने जो अपने लिए अहदाफ मुकर्रर किए हैं, जो अडेप्टेशन की बातें आपने की हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, उनके लिए आपको अलहदा से यानी कुछ करना चाहिए, कोई मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने चाहिए। दो बातें इसमें क्विकली करूंगा। ये जिन तरमीम की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें भी एक क्लॉज रखी गई है, लेकिन वो बड़ी ही जनरल टर्म है। वो किसी ऐसे बंदे ने लिखी है जो मेरी तरह का, जिसको क्लाइमेट चेंज का कुछ कख पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 12-13 खरब रुपए IMF ने कहा है
कि क्लाइमेट फ्रेंडली करें अपने यानी फाइनेंशियल को, और 12 खरब की इन्वेस्टमेंट जो है क्लाइमेट यानी जो फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट है वो करें। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो अहदाफ तो पिछले भी COP28 28 मीटिंग्स हुई, होते रहे। असल बात सिर्फ पैसे की है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो अमीर मुल्क हैं वो कम देना चाहते हैं, गरीब मुल्क जो है वो ज़्यादा मांग रहे हैं, और ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा है। लॉस एंड डैमेज फंड पिछली दफ़ा हुआ था, इस दफ़ा उम्मीद है कि किसी किस्म की कोई नेशनल जो पॉलिसी खासतौर पे पाकिस्तान की है उसको थोड़ा सा ट्रिम करके ठीक जो हकीकत पे मबनी है वो बात हम दुनिया से करेंगे और ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखेंगे दुनिया से। राव साहब, ये एक बात की जाती है कि जिन अनासर की वजह से क्लाइमेट के अंदर जितनी भी ये तबाही हुई है उसमें जो गरीब ममालिक है उनका किरदार बड़ा कम है, और पाकिस्तान का भी बताया जाता है 0.0 कुछ फीसद जो है वो पाकिस्तान का उसमें किरदार है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर पाकिस्तान जैसे ममालिक हुए हैं। तो फिर इस मुनसिफाना करने के लिए भी आपको लगता है कि जो ज़्यादा डैमेज कर रहा है उसको ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए मुआशी तौर पर? जी बिल्कुल, ये बार बार जब से ये शुरू हुई है, एस्टेब्लिश हुई है, उस वक्त से यही कोशिश हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस का मसला है, जो आप कह लें कि प्लेनेट वार्मिंग एमिशन जितने हैं दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा अमीर ममालिक जो हैं, अमेरिका ख़ास तौर पे, वो उनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो उन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है। वो बड़ी कमिटमेंट्स भी करते हैं लेकिन उस तरह कर नहीं रहे। अभी भी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट है, उनका जो मैसेज उसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने यही दिया है। उन्होंने कहा कि आप इल्ज़ाम तराशी की बजाय कि इसकी वजह से इतना हो गया, उसकी वजह से इतना हो गया, हमें हंगामी बुनियादों के ऊपर इस मामले को एड्रेस करना चाहिए। किसका कसूर है, किसका नहीं है। आज से हमने आगे बढ़ना है कि इसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर आपकी आ जाती है फंडिंग की। $100 बिलियन तकरीबन अमीर ममालिक फंड कर रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस का बहुत सबसे बुनियादी एजेंडा यही है कि जितने अमीर ममालिक हैं, बाकी जो ज़्यादा नुकसान भी कर रहे हैं और अमीर भी हैं, वो मैक्सिमम, क्योंकि वो कहते हैं खरबों डॉलर का ये किस्सा है, कोई अरबों डॉलर से ये काम नहीं होने वाला। वो उन ममालिक को, जैसे पाकिस्तान है, कार्बन क्रेडिट के नाम पे देते हैं पैसे, जिनका कसूर ज़्यादा नहीं है लेकिन नुकसान वो ज़्यादा उठाते हैं, उनको मैक्सिमम उनको कह लें कि इमदाद दी जा सके, उनको सिस्टम उनके बेहतर किए जा सके वहाँ के ऊपर। तो उस पे है। दूसरी उसके ऊपर जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा कंसर्न है, जिस पे मेरा ख्याल है ये जो एमिशन या कार्बन एमिशन का जो बात हो रही है, वो अभी 2024 का कहा जा रहा है वार्मेस्ट ईयर ये होगा, और आगे ये और बढ़ता चला जाएगा। 1.5 पे हमने सस्टेन करना है इसको, इस इंक्रीज को, कि उससे ऊपर ना जाए ये पर ईयर जो होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी ये हम नहीं सस्टेन कर पाएंगे क्योंकि इतनी तेज़ी से ये मामला हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से और कहीं ज़्यादा फंडिंग के साथ हमें इसको टैकल करना होगा। अगर हम वो टैकल नहीं कर पाते तो फिर अभी फ्लोरिडा का हमने हाल देखा है, अल्लाह रहम करे, पता नहीं कहाँ पे किस तरह की आफात आएंगी और किस तबाही फिरेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि संजीदगी अभी नहीं है। जिन मुल्कों को इसको संजीदा लेना चाहिए, बड़े मुल्क हैं, बड़ी इकॉनमीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। उनको कोशिश करनी चाहिए। उन पे ज़्यादा हम कुछ करें ना करें, हमें तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान बड़े ममालिक और वहाँ से जो एमिशन हो रहा है, प्लेनेट वार्मिंग एमिशन जितने भी हो रहे हैं, वो उन्हीं ममालिक से हो रहे हैं। तो इसलिए उन पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और जोर क्या देना, वो बड़े लोग हैं, उनकी मर्जी है, वो कहते हैं शेयर करेगा जो भी करना है। तो वो उनको खुद ये इदराक होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। अमेरिका को तो ख़ास तौर पे जिस तरह की वो तबाही भुगत चुका है चंद दिन पहले, तो उसको तो ख़ास तौर पे इस पर आगे बढ़ना चाहिए और लीड लेनी चाहिए इन मामलात में। ठीक है जाकिर बशीर साहब, पाकिस्तान का भी वफ्द वहाँ पर जा रहा है, तो कोई इस हवाले से एक भी कोई खबर सामने आई कि पाकिस्तान क्या प्रपोज करेगा इस कॉन्फ्रेंस में इस पर? जी, इसमें जो पाकिस्तान की जानिब से जो वजारत मौसमियाती तब्दीली है वो कोई तैयारियां कर रहे हैं, और उसमें एक एंगल मैंने वैसे देखा कि उन्होंने कहा कि वहाँ हम जो जजेस हैं उनको भी लेकर जाएंगे। तो वो अब जजेस को वहाँ लेकर जाना, या इस हवाले से कि क्लाइमेट चेंज पे ख़ास तौर पर कानून साजी किस किस्म की होनी चाहिए, जो क्योंकि इस हवाले से जो आगाही है, हमारे यहाँ भी आगाही में बहुत जो है हम पीछे हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो सब्जेक्ट है उस पर भी बात की जाती है लेकिन बहुत कम होती है, आम लोगों को भी आगाही नहीं है। तो ये एक चीज़ जो है मुझे इम्पॉर्टेंट नज़र आई कि उन्होंने कहा कि वहाँ हमारा होगा, वफद भी होगा और जाएंगे, हम तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज पे जो अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं या वजारत मौसमियाती तब्दीली है वो काम कर रहे
होते हैं, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। सूबों की जो मौसमियाती तब्दीली की जो अथॉरिटीज़ थी, वो 2017 में एक्ट आया था, उस पर अथॉरिटीज़ बननी थी, वो अथॉरिटीज़ भी अभी नहीं बन पा रही, जिनके तहत सारे ये काम होने हैं, या उन्होंने अगर कोई एक्शंस लेने हैं वो एक्शन जो है वो ले सकते हैं। अथॉरिटीज़ इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़, सूबाई जो अथॉरिटीज़ भी हैं, तो उसमें इफेक्टिवली जिस तरह काम करना चाहिए वो काम हो नहीं रहा। अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जो दी, ये मारगला हिल्स पर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे वो ख़त्म किए गए, तो ये भी एक उसी का एक एंगल है कि मारगला हिल्स जो है वो वहाँ पे तामीरात और इस किस्म की चीज़ें जो है बढ़ रही थी, और उसके असरात भी जाहिर सी बात है, जो इस्लामाबाद का जो एरिया है, आप जो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, या मारगला एरिया है, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही थी, रेस्टोरेंट्स और इस किस्म की चीज़ें, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, और इसमें जो हमारा हिस्सा है, या जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाएंगे अभी जो आज़रबाईजान में, तो वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ जो है वो रखेंगे, और इसमें जो फाइनेंस है, फाइनेंस के भी बड़े मामलात हैं, ये भी वजारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से जो उनका प्लान है उसमें ये है कि फाइनेंस के मामलात को भी वो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो उठाया जाएगा। नजम साकिब साहब, आप प्रपोज करते होते जब भी इस किस्म की कॉन्फ्रेंस होती है, एक तो ये है कि मिस्र में 2022 में जब ये COP 27 हुई थी, तो जो नुकसान और तबाही फंड का ऐलान किया गया था, ये पाकिस्तान के लिए कहा गया था 28, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की अहम कामयाबी थी। तो आप क्या प्रपोज करते हैं इस वक्त, शॉर्टली बताइएगा। देखिए, जो यूएई में हुई थी COP 28, उसमें सिविल सोसाइटी ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और पाकिस्तान जिन जिन लोगों ने वो अटेंड की है वो आके बताया उन्होंने वापस कि जो स्टॉल्स पाकिस्तान के लगे हुए थे वो सबसे प्रोमिनेंट थे, और पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में, अगर आप उससे पिछले का देखें 6-7 पीछे चले जाएं, तो इतनी भरपूर नुमाइंदगी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की इतनी नहीं थी जितनी इस COP 28 में यूएई में हमें नजर आई। मेरी ये तवक्को होगी, मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारा जो डेलीगेशन वहाँ जाए, सबसे पहले तो ये है कि ज़रा थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके जाए। दूसरा ये है कि बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय ना कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हकीकत बताई जाए, और सबसे बुनियादी चीज़ है पूरी तैयारी के साथ जाएं। अब आज के सवालात की तरफ आ जाते हैं, वक्त शॉर्ट है। पूरी तैयारी। जी बिल्कुल, शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, 2 माह पहले बात हुई कि 15 IPPs का मुआहदा ख़त्म कर दिया जाएगा, साथ ही 2.5 रुपये फी यूनिट बिजली बढ़ गई। थोड़ी देर पहले पता लगा है कि 5 IPPs के साथ मुआहदा या तो बदल लिया गया या ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन बिजली का बिल फिर भी बड़ा, यानी अहम है, बड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ज़रूरी सवाल ये है कि IPPs का बिजली के बिलों के साथ, IPPs का बिजली के बिलों के साथ कोई ताल्लुक है भी कि नहीं है। आज का गैर जरूरी सवाल, अगस्त में, यानी किसी अगस्त में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऐलान किया कि 1000 बड़े कर्ज ना दहिंदगान जो हैं, जिन्होंने के कर्जा देना है और पता नहीं करोड़ों अरबों में है, उस 1000 का फहरिस्त सामने लाई जाएगी। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि ये फहरिस्त इसी माली साल में आ जाएगी या फिर सिर्फ ऐलान करना ही मकसूद था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।